इस वीडियो में मैं आज एक साइबर लॉ से संबंधित टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें चर्चा के जो मुख्य बिंदु होंगे वो हैं डेफिनेशन ऑफ साइबर डिफेमेशन, मानहानि। डिफेमेशन मानहानि की बात का अर्थ है, डिफेमेशन का अर्थ है मानहानि। एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन, और तीसरा है व्हाई कंप्यूटर एन इजी मोड ऑफ डिफेमेशन। कंप्यूटर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की मानहानि के लिए सबसे आसान माध्यम क्यों है। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफेमेशन, इस मानहानि को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो दोस्तों, पहले हम इसकी परिभाषा क्या होगी। मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, चरित्र या प्रसिद्धि को कंप्यूटर, मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग कर झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देकर, चाहे वो मौखिक रूप से हो, अपमानजनक टिप्पणी या लिखित अस्थायी रूप में, जिसे अंग्रेजी में लीगल कहा जाता है, बिना किसी वैध औचित्य के नुकसान पहुंचाने का कार्य है। मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नुकसान कर रहा है, जबकि कोई इसका वैध औचित्य नहीं है, जानबूझ करके कर रहा है। इसमें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ईमेल, ब्लॉग या वेबसाइटों पर टिप्पणियां शामिल है। ये सारे क्या होंगे, मानहानि के दायरे में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मानहानि अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, चरित्र या प्रसिद्धि को कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट द्वारा हम बिना किसी औचित्य के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं डिफेमेशन। भारतीय कानून के तहत मानहानि को नागरिक अपराध यानी सिविल क्राइम टॉर्ट के रूप में, जिसमें आर्थिक मुआवजा दिया जा सकता है, और आपराधिक अपराध के रूप में भी अभियोजित किया जा सकता है कि यह टॉर्ट भी है और यह आपराधिक भी हो सकता है। सो दोस्तों, कोई भी अगर डिफेमेशन करता, किसी की मानहानि करता है, तो भारतीय कानून को सजा देता है। अब आते हैं कि साइबर लॉ में डिफेमेशन के मुख्य एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या तत्व हो सकते हैं जो कि यह बताएंगे कि डिफेमेशन हुआ है, मानहानि की गई है। प्रकाशन, सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए। अगर जो सामग्री है डिफेमेशन के लिए वो ऑनलाइन प्रकाशित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह तीसरे पक्ष, न केवल पीड़ित, तीसरे पक्ष का मतलब है सभी लोगों को के लिए सुलभ है। जैसे कोई चीज ऑनलाइन कंप्यूटर पर अगर डाल दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, तो सभी लोग उसको देख सकते हैं। वह केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, सभी लोग देख सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। असत्य, यह कथन असत्य होना चाहिए। जो कहा गया है वह असत्य होना चाहिए। सृजनकर्ता, सृजनकर्ता का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, सृजनकर्ता का इरादा व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करना हो। जब वो जानबूझ करके किसी व्यक्ति को की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो। पहचान, बयान में पीड़ित का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उसकी पहचान होना जरूरी है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में ऐसा लिखा गया है। तो पीड़ित व्यक्ति का स्पष्ट रूप से उसका नाम मालूम होना चाहिए कि कौन है, कहाँ रहता है, जो भी हो, अवेलेबल हो। उससे ये पता चलता है कि उसने एक पर्टिकुलर आदमी को के जो है चरित्र पर, प्रतिष्ठा पर आक्षेप किया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वाई कंप्यूटर एन इजी मोड ऑफ डिफेमेशन। मानहानि के लिए कंप्यूटर एक आसान माध्यम कैसे है। दोस्तों, जानते हैं कैसे है ये। तो तत्काल वायरल होने की क्षमता है। कंप्यूटर एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे तुरंत कोई चीज वायरल हो जाती है। पारंपरिक मीडिया के विपरीत सोशल मीडिया पर एक मानहानिकारक बयान कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, ये सबको पता है। जिससे प्रतिष्ठा को तेजी से व्यापक और अक्सर अपूर्ण क्षति पहुंच सकती है। अगर किसी ने कोई अपशब्द कहा है, पब्लिश कर दिया है, या किसी ने कोई लेख लिख दिया है जो अपमानजनक है, प्रतिष्ठा के विपरीत है, तो तुरंत ही बहुत लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है। तो
कंप्यूटर क्या है, एक आसान माध्यम बन गया है। गुमनामी, अपराधी अक्सर दुर्भावनापूर्ण सामग्री साझा करने के लिए नकली प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। उनकी प्रोफाइल जो होती है असली नहीं होती है, इससे आप उनका नाम पता नहीं जान सकते, जिससे उन्हें तुरंत ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, तो गुमनाम रहता है उनका नाम। पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन में आसानी, कोई भी चीज कंप्यूटर ऑनलाइन पब्लिश कर दी गई है तो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बहुत आसानी से। किसी मानी हानिकारक पोस्ट को लाइक कर दीजिए, रिट्वीट कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, पुनः प्रकाशन का एक रूप माना जाता है। आपने किसी अपराधी ने गलत चीज किसी के बारे में लिखी, आपने उसको लाइक कर दिया तो क्या वो रिप्रोड्यूस हो गई। रिट्वीट कर दिया आपने या कहीं शेयर कर दिया तो भी वो पुनः प्रकाशन का एक रूप माना जाएगा, जिससे यहाँ तक कि दर्शक भी मानहानि के प्रसार के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गलत चीज को कहीं शेयर कर दिया, रिट्वीट कर दिया या लाइक कर दिया तो आप भी उत्तरदायी हो सकते हैं। अस्थायी रिकॉर्ड, ऑनलाइन मानहानि अक्सर मानहानि अस्थायी रूप में होती है, अस्थायी रूप में आती है। कारण क्या है कि ऑनलाइन में अगर कोई मानहानि की गई है तो वो दर्ज हो जाती है, ऑनलाइन बनी रहती है, जिससे मौखिक मानहानि की तुलना में साबित करना आसान हो जाता है। क्यों? उसका लिखित रिकॉर्ड होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट और डिजिटल लिंक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया या उस डिजिटल लिंक को कॉपी कर लिया तो प्रमाण के रूप में आ जाएगा। तो अस्थायी रिकॉर्ड, तो ये जो चार चीजें हैं, तत्काल भरण की क्षमता, गुमनामी, पुनरुत्पादन, अस्थायी रिकॉर्ड, ये कि इन चारों की वजह से कंप्यूटर को ये मान लिया गया कि बहुत आसान माध्यम है जिससे मानहानि बहुत तेजी से फैल सकती है। लेकिन इसमें दोस्तों भारत में रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आईपीसी में इसका जिक्र साइबर उसमें था ही नहीं, तो साइबर के मानहानि का ऐसा कोई विशेष शब्द नहीं यूज किया गया है। लेकिन अदालतों ने ऑनलाइन मानहानि की गंभीरता लेने के लिए मौजूदा कानून बदलाव किए हैं। बीएनएस 2023 की धारा 356 के तहत संबोधित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को अपराध घोषित करती है। यह झूठी हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने वाले किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की कारावास, जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडित करती है। सुरक्षा उपायों में पुलिस में आप क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप सुरक्षित चाहते हैं कि आपका डिफेमेशन न करे कोई, तो आप पुलिस में कंप्लेन करें अगर उसने किसी ने किया है, या अपनी सामग्री को सुरक्षित रखें। दूसरा है आईटी एक्ट 66A पहले इस्तेमाल में था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया, क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी। क्या अभी लागू है? धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय है। पहली बार अपराध करने वालों को 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, जबकि बाद में अपराधों में 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसका मतलब है अगर एक अपराधी पहले अपराध करता है तो 3 साल और 5 लाख का जुर्माना, अगर फिर वो रिपीट करता है तो 5 वर्ष और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसमें अश्लील या कामुक सामग्री भी शामिल। सो दोस्तों, आज था डिफेमेशन क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए, और भारत में रोकथाम की क्या व्यवस्था है, और कंप्यूटर क्यों एक आसान माध्यम है इसको फैलाने में। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।